बिहार यानी भारत का सबसे चर्चित राज्य है। बिहार यानी चंद्रगुप्त और चाणक्य की धरती। बिहार का इतिहास जितना ज्यादा सुनहरा है, वर्तमान उतना ही ज्यादा आपराधिक छवि वाला रहा है। बिहार में कई ऐसे बाहुबली हुए हैं जिनका खौफ न सिर्फ बिहार बल्कि देश के अन्य राज्यों में भी रहा है। आज हम आपको बिहार के कुछ ऐसे अपराधियों के बारे में बताएंगे जो एक के बाद एक अपराध करके जुर्म की दुनिया के बेताज बादशाह बन गए। बेगूसराय को क्रांतिकारियों की धरती कहा जाता है, लेकिन इसी धरती से एक ऐसा अपराधी पैदा हुआ जिसे बाहुबलियों का बाहुबली कहा जाता है। बाहुबलियों के इस बाहुबली का नाम है अशोक सम्राट। 80 और 90 के दशक में जब पुलिस AK-47 से वाकिफ नहीं थी, तब अशोक सम्राट बिहार में पहली बार असॉल्ट AK-47 राइफल लेकर आया था। बेगूसराय के एक परिवार में पैदा हुआ था अशोक शर्मा। अशोक शर्मा यानी बिहार का बाहुबली अशोक सम्राट। अशोक सम्राट ने संस्कृत समेत 2 सब्जेक्ट से पोस्ट ग्रेजुएट किया था। ये वो दौर था जब बिहार में MA वालों की गिनती इंटेलेक्चुअल्स में होती थी। अशोक सम्राट के गांव के लोग बताते हैं कि कद काठी में लंबे अशोक का सिलेक्शन दरोगा के लिए भी हुआ था। अशोक सम्राट के भतीजे पंकज शर्मा के TV9 भारतवर्ष को दिए गए इंटरव्यू के मुताबिक अशोक शर्मा दरोगा की नौकरी के लिए दरभंगा गए थे। इस दौरान ही उन्हें खबर मिली कि उनका अजीज दोस्त राम विलास चौधरी उर्फ मुखिया ने पारिवारिक वजहों से जहर खा लिया है। ये खबर सुनते ही वो सब कुछ छोड़कर गांव पहुंच गए और खुद को ये कहकर गोली मार ली कि जब दोस्त ही नहीं रहेगा तो वो भी नहीं रहेंगे। अशोक शर्मा को अस्पताल में भर्ती कराया गया और संयोग से दोनों दोस्तों की जान बच गई। जिस दोस्त के लिए अशोक अपनी जान देना चाहता था, राजनीति के कारण वही दोस्त यानी राम विलास चौधरी उर्फ मुखिया अशोक सम्राट का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। इसके साथ ही अशोक सम्राट की बाहुबली बनने की यात्रा शुरू हो गई। धीरे धीरे अशोक सम्राट ने रेलवे की ठेकेदारी में अपने पैर जमाने शुरू कर दिए। कुछ ही दिनों में वो सबसे बड़ा ठेकेदार बन गया। इस बीच अशोक सम्राट पर लूटपाट, अपहरण और डकैती जैसे कई मामले दर्ज किए गए। अशोक सम्राट के गैंग का खौफ इतना ज्यादा था कि बड़े बड़े बिल्डर और ठेकेदार उससे कांपते थे। अशोक सम्राट का प्रभाव बेगूसराय, मोकामा, वैशाली, लखीसराय जैसे कई इलाकों में माना जाता था। जनसत्ता की एक खबर के मुताबिक लालू प्रसाद यादव की सरकार आने के बाद एक समय लोगों को लगा कि अशोक सम्राट भी अब बाहुबली से नेता बनकर अपना रुतबा कायम करेगा, लेकिन वह एक मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया। बिहार के इस खूंखार बाहुबली का एनकाउंटर जांबाज पुलिस अधिकारी शशि भूषण शर्मा ने किया था। 5 जनवरी 1995 को हाजीपुर पुलिस को सूचना मिली कि सोनपुर में रेलवे का ठेका होने वाला है। उस टेंडर में कुख्यात अशोक सम्राट आने वाला है। 5 पुलिसकर्मी इलाके में जीप लेकर गश्त कर रहे थे। इसी दौरान दिन में करीब 1 बजे लक्ष्मण दास मठ के पास एक गाड़ी में एक शख्स राइफल लेकर बैठा दिखा। इसके बाद पुलिस ने अपनी जीप उस गाड़ी के सामने लगा दी। ऐसा होते ही गाड़ी से 5-6 लोग निकले और फायरिंग शुरू कर दी। अपराधियों के पास AK-47 था, जबकि पुलिस के पास पिस्टल और 303 बंदूक थी।
AK-47 लिए हुए वो अपराधी अशोक सम्राट ही था। पुलिस को देख अशोक सम्राट की तरफ से फायरिंग की गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई के बाद अपराधी दोबारा गाड़ी में सवार हो गए और भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन पुलिस वालों ने फायरिंग जारी रखी। उसके बाद 4 अपराधी वहां से पैदल भागने लगे। पुलिस को देख गांव वाले भी अशोक सम्राट और उसके लोगों का पीछा करने लगे। अशोक सम्राट और उसके लोगों की ओर से गोलियां चलने की वजह से कई ग्रामीण भी घायल हो गए, जिसमें से एक की बाद में मौत हो गई। अशोक सम्राट और बाकी अपराधी पुलिस से बचने के लिए एक झोपड़ी में घुस गए थे, जिस झोपड़ी को गांव वालों ने आग लगा दी। शाम 4 बजे तक अपराधियों की तरफ से गोलीबारी शांत हुई, जिसके बाद पुलिस ने अशोक सम्राट की मौत की पुष्टि कर दी। इस एनकाउंटर के बाद अशोक सम्राट के पास से 2 AK-47 और भारी मात्रा में गोलियां बरामद की गई। बिहार के नामी बाहुबलियों में अगला नाम आता है शहाबुद्दीन का। शहाबुद्दीन एक ऐसा नाम है जिसे बिहार में हर कोई जानता है। मोहम्मद शहाबुद्दीन का जन्म 10 मई 1967 को सिवान जिले के प्रतापपुर में हुआ था। राजनीति में MA और PhD करने वाले शहाबुद्दीन ने कॉलेज से ही अपराध और राजनीति की दुनिया में कदम रखा था। किसी फिल्मी किरदार से दिखने वाले मोहम्मद शहाबुद्दीन की कहानी भी फिल्मी सी लगती है। उन्होंने कुछ ही वर्षों में अपराध और राजनीति में काफी नाम कमाया। 80 के दशक में शहाबुद्दीन का नाम पहली बार आपराधिक मामले में सामने आया था। 1986 में शहाबुद्दीन के खिलाफ पहला आपराधिक मामला दर्ज हुआ था। इसके बाद उनके नाम एक के बाद एक कई आपराधिक मुकदमे लिखे गए। शहाबुद्दीन के बढ़ते हौसले को देखकर पुलिस ने सिवान के हुसैनगंज थाने में शहाबुद्दीन की हिस्ट्री शीट खोल दी। छोटी उम्र में ही अपराध की दुनिया में शहाबुद्दीन जाना माना नाम बन गया। राजनीतिक गलियारों में शहाबुद्दीन का नाम उस वक्त चर्चाओं में आया जब शहाबुद्दीन ने लालू प्रसाद यादव की छत्र छाया में जनता दल की युवा इकाई में कदम रखा। पार्टी में आते ही शहाबुद्दीन को अपनी ताकत और दबंगई का फायदा मिला। पार्टी ने 1990 में विधानसभा का टिकट दिया और शहाबुद्दीन जीत गए। इसके बाद शहाबुद्दीन की ताकत को देखते हुए पार्टी ने 1996 में उन्हें लोकसभा का टिकट दिया और शहाबुद्दीन की फिर जीत हुई। 1997 में राष्ट्रीय जनता दल के गठन और लालू प्रसाद यादव की सरकार बन जाने से शहाबुद्दीन की ताकत बहुत बढ़ गई। आज तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2001 में राज्यों में सिविल लिबर्टीज के लिए पीपल्स यूनियन की एक रिपोर्ट ने खुलासा किया था कि राजद सरकार कानूनी कार्रवाई के दौरान शहाबुद्दीन को संरक्षण दे रही थी। सरकार के संरक्षण में वो खुद ही कानून बन गए। शहाबुद्दीन का आतंक इस कदर था कि किसी ने भी उस दौर में उनके खिलाफ किसी भी मामले में गवाही देने की हिम्मत नहीं की। आज तक की ही एक रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2001 में जब पुलिस राजद के स्थानीय अध्यक्ष मनोज कुमार पप्पू के खिलाफ एक वारंट लेकर उनके घर पहुंची थी तो शहाबुद्दीन ने गिरफ्तारी करने आए अधिकारी संजीव कुमार को थप्पड़ मार दिया था और शहाबुद्दीन के आदमियों ने पुलिस वालों की पिटाई भी की थी। साल 2004 के चुनाव के बाद से शहाबुद्दीन का बुरा वक्त शुरू हो गया था। इस दौरान शहाबुद्दीन के खिलाफ कई मामले दर्ज किए गए और राजनीतिक रंजिश भी बढ़ रही थी। नवंबर 2005 में बिहार पुलिस की एक विशेष टीम ने दिल्ली में शहाबुद्दीन को उस वक्त गिरफ्तार कर लिया था जब वह संसद सत्र में भागीदारी करने के लिए यहां आए हुए थे। दरअसल इससे पहले ही सिवान के प्रतापपुर में एक पुलिस छापे के दौरान उनके पैतृक घर से कई अवैध आधुनिक हथियार, सेना के नाइट विजन डिवाइस
और पाकिस्तानी शस्त्र फैक्ट्रियों में बने हथियार बरामद हुए थे। हत्या, अपहरण, बमबारी, अवैध हथियार रखने और जबरन वसूली करने के दर्जनों मामले शहाबुद्दीन पर थे और अदालत ने शहाबुद्दीन को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। 1 मई 2021 को कोरोना से शहाबुद्दीन का निधन हो गया। बिहार के बाहुबलियों में अगला नाम आता है विजय शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला का। मुन्ना शुक्ला की गिनती बिहार के उन बाहुबली नेताओं में होती है जिसको ना तो कानून का खौफ था और ना जेल की सलाखों का। मुन्ना शुक्ला की जिंदगी की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। 4 भाइयों में तीसरे नंबर के भाई मुन्ना शुक्ला के अपराध जगत में एंट्री पूरी फिल्मी है। अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए मुन्ना शुक्ला पहला अपराध करता है और देखते ही देखते जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह बन जाता है। ठेकेदारी विवाद में अपने बड़े भाई छुट्टन शुक्ला की हत्या के बाद मुन्ना शुक्ला पर आरोप लगा कि वे उस भीड़ में शामिल थे जिसने दिन दहाड़े गोपालगंज के कलेक्टर जी कृष्णैया को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया था। कलेक्टर की हत्या में बाहुबली आनंद मोहन सिंह और उनकी पत्नी लवली आनंद के साथ मुन्ना शुक्ला पर पहला हत्या का केस 1994 में दर्ज हुआ था। मुन्ना शुक्ला का नाम उस समय देश भर में सुर्खियों में आ गया जब उसने अपने भाई की हत्या के आरोपी मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद को जून 1998 में एम्स अस्पताल में घुसकर AK-47 से छलनी कर दिया था। मुन्ना शुक्ला मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद को अपने 2 भाइयों की हत्या का आरोपी मानता था। अपने अपराध के गुनाहों की सजा से बचने के लिए मुन्ना शुक्ला राजनीति में आया और 3 बार विधायक चुना गया। मुन्ना शुक्ला की पैठ सत्ता से लेकर पुलिस या महकमे में कितनी थी, इसे इस बात से समझा जा सकता है कि जेल के अंदर मुन्ना शुक्ला का बार बालाओं के साथ डांस और हाथ में बंदूक लिए अय्याशी करती हुई तस्वीरें कई बार सामने आ चुकी हैं। वसूली, रंगदारी और हत्या के कई मामलों में मुन्ना शुक्ला को उत्तर बिहार का डॉन कहा जाता था। मुन्ना शुक्ला भले ही जेल में था लेकिन उसका रंगदारी का कारोबार चलता रहा और उसने करोड़ों रुपए की रंगदारी वसूल की। बुलेट और बैलेट के इस खेल में मुन्ना शुक्ला हमेशा जीतता रहा और बिहार में अभी भी मुन्ना शुक्ला का दबदबा कायम है। ये थी बिहार के कुछ मशहूर बाहुबलियों की कहानी। और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी बाबा को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। You're blinded by the light.